आज हम स्टार्ट करेंगे एक इंटरेक्टिव प्रॉब्लम्स के साथ. लेट मी शेयर इट्स लिंक विद यू गाइस. इज serious or या पे अच्छा मैंने प्रॉब्लम का लिंक शेयर किया आप लोगों के साथ. अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम. सारे ये भी डीएलसी का हिस्सा है। हाँ जी. आज भी डिवाइडेड करके कौन फर्दर आगे बढ़ेंगे. ओ- ओके सर। अच्छा आपको मैंने प्रॉब्लम का लिंक दिया. मैं इसको आप लोगों को लाइक 5 मिनट्स दे रहा हूँ. उसके बाद फिर मैं खुद भी एक्सप्लेन कर दूँगा देखो प्रॉब्लम है क्या. आप लोग रीड आउट करें प्रॉब्लम और फिर हम स्टार्ट करते हैं. चलिए मैं प्रॉब्लम एक्सप्लेन कर देता हूँ. हमारे पास टोटल 6 डिफरेंट नंबर्स हैं. और नंबर्स हैं 4, 8, 15, 16, 23 और 42. ठीक है. और इन नंबर्स को किसी भी ऑर्डर के अंदर अरेंज किया हो सकता है. तो इस तरह की आपने कैस करनी है. लेट्स सपोज ये नंबर्स डिसाइडेड है और आप लोग उनको कहते हैं आंखों पे पट्टी बांध के मैंने उनको रीअरेंज कर दिया. अब आप मेरे से क्वेश्चंस पूछ सकते हो. क्वेश्चन आप क्या पूछ सकते हो कि आप मुझे दो पोजीशंस दोगे उस ऑर्डरिंग के अंदर. कि आप कहते हो कि जो आईथ इंडेक्स पे पड़ा हुआ जो जेथ इंडेक्स पे पड़ा हुआ उसका प्रोडक्ट क्या. तो ए ऑफ आई मल्टीप्लाई बाई ए ऑफ जे ये प्रोडक्ट किस चीज़ की को. देखो मैं आप इन रिस्पॉन्स इस क्वेरी के मैं आपको क्या बताऊंगा. इन दोनों का प्रोडक्ट बताऊंगा. इंडेक्स आई और इंडेक्स जे के ऊपर जो वैल्यूज है. आप मैक्सिमम 4 क्वेरीज कर सकते हो. और आपने इन नंबर्स को ऑर्डर फाइंड आउट करना है कि जो एरे यानी जो शफलिंग के बाद मैंने मेरी जो फाइनल एरे है वो एग्जैक्टली है क्या. आपने वो शफल्ड एरे बतानी है कि जो जिसकी बेस के ऊपर मैं यहाँ से आपको दे रहा हूँ. ठीक है. क्वेश्चन समझ आएगा. सर लास्ट पार्ट समझ नहीं आया था. लास्ट पार्ट. अच्छा हमारे पास टोटल 6 नंबर्स हैं. ठीक है. अब उन नंबर्स को मैं शफल करूँगा. ठीक है. आपको नहीं पता कि वो किस तरह शफल हुए हैं. वो सिर्फ मुझे चीज़ पता है. और फिर आप क्या कर सकते हो. आप क्वेश्चंस पूछ सकते हो मेरे से.
एक क्वेश्चन के अंदर आप क्या पूछोगे, आप मुझे दो पोजीशंस दोगे कि जो नंबर्स इन पोजीशंस के ऊपर है उनका प्रोडक्ट क्या, ठीक है, और रिस्पॉन्स के अंदर मैं आपको वो प्रोडक्ट की वैल्यू बताऊंगा। आपने मैक्सिमम 4 क्वेश्चन पूछने हैं और आपने मुझे वो फाइनल जो ऑर्डर है इन नंबर्स का आपने वो प्रिंट करना है, ठीक है। अब प्रॉब्लम के अंदर यहाँ पे वो इंटरेक्शन का पार्ट वगैरह उन्होंने थोड़ा बहुत किया हुआ है, जिसके अंदर उन्होंने फॉर्मेट बताया। वो फॉर्मेट के अंदर यानी जब आप क्वेश्चन कर रहे होगा तो क्वेश्चन मार्क असाएंगे, फिर आप आइए इस तरह के चीज़ें आज प्रिंट करोगे, और जब आप फाइनल मुझे ऑर्डर दे रहे होगे तो आपने एक्सक्लेमेशन का मार्क पहले प्रिंट करना है, इंडिकेट करने के लिए कि अब मैं आंसर देने लगा। और समझ आ गया? जी सर। नहीं, आई और जे के ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं, यानी आई और जे इक्वल भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं, यानी ये चीज़ ज़रूरी नहीं कि आई हमेशा लेस देन इक्वल हो जाए। अगर आप कंस्ट्रेंट्स में भी देखो तो वहाँ पे उन्होंने कॉमा के साथ उनको सेपरेट किया कि वो उनको इस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता कि वो इंडेक्स इज लेस देन इक्वल टू आई। अपना सोल्यूशन आप बता सकते हो कि 5 आइटम लेट्स सपोज अगर होते हैं इनमें से कोई भी 5 नंबर होते हैं तो उस केस के अंदर किस तरह फाइंड आउट करेंगे? सर अगर 5 आइटम्स होते तो हम लोग सारे आइटम्स में सब कुछ है ए ऑफ आई और आई इज इक्वल टू जे हमेशा रखते हैं हर क्वेरी के अंदर। तो हमें जो 4 एलिमेंट्स को मिल जाता है कि उनका ऑर्डर क्या है, और फिर 5 है बाय प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन लोग निकाल देते हैं कि 5 का क्या ऑर्डर। अच्छा, चलें थोड़ा इजी कर देता हूँ, हिंट दे देता हूँ। नहीं, आप कोई भी क्वेश्चन सर मुझे आई आई ना आउट पूछोगे। हाँ क्या? सर मेरा एक क्वेश्चन है, ये जो आउटपुट फॉर्मेट है प्रॉब्लम का, ये किस तरह है? मुझे ये नहीं समझ आ रही। देखें, आउटपुट फॉर्मेट के अंदर ना आप सबसे पहले जो उन्होंने नंबर आप यानी आपको इनपुट उसने कुछ नहीं दिया स्टार्ट में, आपने इंटरेक्शन करनी है। अब ये दो प्रोग्राम्स आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जो जो इनपुट सेक्शन के अंदर है ना वो सारी चीज़ें जो आप यानी क्वेश्चन पूछ रहे हो, आंसर दे रहे हो, और उसी के कॉरस्पॉन्डिंगली जो आउटपुट के अंदर है वो उनके आंसर, ठीक है। अब जिस तरह इनपुट के जो आउटपुट पार्ट है, बल्कि आउटपुट है जो आपने यानी प्रिंट किया। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपने प्रिंट किया 1 जो सैम्पल के अंदर है। अब उसका उसने जो सबसे पहला इनपुट जो आपको मिला वो 16 है, वो उसका रिजल्ट है। इसी तरह से मैंने नेक्स्ट जो वो उसने सेकंड के बारे में पूछा, फिर उसने 3 और 5th के प्रोडक्ट के बारे में पूछा, ठीक है। तो जो आउटपुट पार्ट है वो है कि आपका प्रोग्राम क्या क्वेश्चन करता है, वो क्या आंसर करता है। इनपुट पार्ट उसी के रिलेटिवली
आपको आंसर्स जो आ रहे हैं वो वहाँ इनपुट पार्ट के अंदर लिखे होंगे। कुछ प्रॉब्लम्स के अंदर जैसा यानी स्टार्टिंग में भी आपको थोड़ा इनपुट मिलता है कि लेट्स सपोज अगर आपको इस तरह एक प्रॉब्लम मैं दे देता हूँ कि आपको मैं एक नंबर n बताता हूँ और आपने उसके अंदर कोई नंबर सोच लेना। उसके बाद फिर मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ और क्वेश्चन क्या है कि क्या जो आपका नंबर है वो x से ग्रेटर दैन इक्वल टू है या लेस दैन x है। ठीक है, क्लासिक जो बाइनरी सर्च बन जाती है। तो उस केस के अंदर सबसे पहले शुरू में मुझे वो n बताना है कि एक लिमिट देनी है। ठीक है, तो उस केस के अंदर आपको स्टार्ट में इनपुट मिलेगा, लेकिन इस तरह के प्रॉब्लम्स के अंदर ज़रूरी नहीं हमेशा स्टार्ट में इनपुट मिलेगा। अच्छा, ये जो नंबर्स हैं ये काफ़ी स्पेशल नंबर्स ही हैं काइंड ऑफ, यानी ज़रूरी नहीं कि हर 6 नंबर्स के लिए आप सेम सोल्यूशन ही मार्क करें। इन स्पेसिफिक 6 नंबर्स के लिए मैं सोच रहा हूँ। सर एक और सवाल है जी सर, अगर हम जूरी जो है उसे हम 2 नंबर्स का प्रोडक्ट देंगे और अगर वो प्रोडक्ट हुआ ही नहीं लिस्ट में तो फिर नहीं नहीं, देखो लिस्ट के अंदर इन्हीं नंबर्स को रीऑर्डर किया हुआ है। ठीक है, इनको मैंने शफल करके नंबर्स मेरे पास हैं। अब आप इंडेक्सेस में दोगे 1 से 6 के बीच में जो भी इंच यानी इस तरह के जो लेंथ है 6। ठीक है, आप मुझे कोई भी 2 इंडेक्सेस दोगे और पूछोगे कि जो नंबर इंडेक्स आई और जे पे पड़े हैं उनका प्रोडक्ट क्या। ठीक है, और मैं आपको उन्हीं का ही प्रोडक्ट बताऊंगा। ठीक है, ठीक है आपकी सर। ओके आवाज़ सही नहीं आ सर, रही मुझे आ गई है थोड़ी। है, आपकी आवाज़ बीच में रुक रही है। जी सर। सर सारे नंबर्स यूनिक है ना वैसे एक है? सारे यही 6 नंबर हैं आपके पास। इनके अलावा ना और कोई नंबर मैं ऐड करूँगा, मैं सिर्फ इन्हीं 6 नंबर्स को रीऑर्डर कर रहा हूँ। अब यहाँ पे जो एक चीज़ सोचने की आती है कि लेट्स सपोज अगर मैं कोई भी 2 इंडेक्सेस देखता हूँ, क्या मुझे उससे ये चीज़ पता लगती है कि वो कौन से 2 नंबर्स थे। ऑर्डर डिफरेंट हो सकते हैं, लेकिन क्या मुझे वो 2 नंबर्स एक्जैक्टली पता लग सकते हैं कि वो 2 नंबर्स कौन से थे। अगर मैं कोई भी आई और जे लेता हूँ, बेस्ड ऑन द आंसर क्या मैं ये बता सकता हूँ कि वो किन 2 नंबर्स का प्रोडक्ट था। सर अगर आई और जे अगर इक्वल होंगे तो फिर उस नंबर को 2 से डिवाइड करके आ जाएगा।
2 से डिवाइड नहीं करेंगे, स्क्वायर रूट में। ठीक है, ये है कि अगर आई और आई हो, ठीक है, वो केस तो सिंपल है। लेकिन आई और जे डिफरेंट है, क्या उस केस के अंदर भी मैं दोनों वैल्यूज़ बता सकता हूँ कि ये किन दो का प्रोडक्ट है? सर मैं खाते हैं इसके जरिए हम लोग वो निकाल सकते हैं कि अच्छी या तो ये पोजीशन आई की पोजीशन में होगा या फिर जे की पोजीशन में होगा। ये चीज़ हमें नहीं पता कि वो आई की पोजीशन पे है, जे की पोजीशन पे, ये हमने फिगर आउट करनी है। लेकिन क्या हम वो दोनों वैल्यूज़ फाइंड आउट कर सकते हैं? उनको ऑर्डर हमें नहीं पता, लेकिन हम ये चीज़ फाइंड आउट करना चाहते हैं कि क्या वो दो नंबर्स मुझे पता लग जाएंगे। अब इस चीज़ के लिए कि अगर मैं सिर्फ प्रोडक्ट को देख के मैं डायरेक्टली बता दूँगा किन दो नंबर्स का प्रोडक्ट है, इसका मतलब क्या है कि अगर ये चीज़ यानी पॉसिबल है, तो उसका मतलब है कि अगर मैं कोई भी इन 6 में से कोई भी दो नंबर्स लूँ और उनको मल्टीप्लाई करूँ, तो उसका आंसर हमेशा डिफरेंट आना चाहिए, राइट? यानी किसी और दो नंबर्स को चूज़ करके सेम आंसर नहीं आना चाहिए। ठीक हो गया? अब क्या इन 6 नंबर्स के अंदर वो चीज़ एग्जिस्ट करती है? अब इसके लिए एक सिंपल जो चीज़ आप यानी देख सकते हैं, यहाँ पे 23 एक प्राइम नंबर है, ठीक है। यहाँ पे जो 15 है वो 3 टाइम्स 5 है। इसी तरह इनको मैं प्राइम फैक्टराइजेशन के अंदर लिखूँ ताकि मल्टीप्लिकेशन थोड़ी सी ईजी होती है। और यहाँ पे 2 पावर 4 है और ये 23 एज इट इज़ है, और ये हमारे पास है 3 टाइम्स 7 और 2 टाइम्स 2। ठीक है। अब इन प्राइम फैक्टराइजेशन को देख के हम सिंपल कह सकते हैं कि अगर प्राइम जो रिजल्ट था मेरा, अगर वो 7 से डिविजिबल है तो एक नंबर तो 42 हो गई होगा। ठीक है। सिमिलरली अगर वो जो आंसर है मेरे पास वो 5 से डिविजिबल है तो वो 15 तो बीच में हो गई होगी। ठीक है। तो ये दोनों तो बिल्कुल ही सेपरेट है। इसी तरह 23 से अगर डिविजिबल है तो एक नंबर 23 हो गई होगा। अब जब 2 की पावर्स में आ जाती है बात, तो फिर हम यानी कह सकते हैं कि इसका अगर 16, अब मुझे फिगर आउट करना है कि क्या ये 16 है। अब सिर्फ ये चीज़ चेक करना है कि 2 की पावर 4 है उसके अंदर, यानी ये चीज़ सफिशेंट है। ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपके पास 2 की पावर 3 है और आप इसको 42 से मल्टीप्लाई करोगे तो वो 2 की पावर 4 बन जाएगा। तो इसलिए हमें यानी यहाँ पे अगर देखो तो 2 पावर 4 वो बना रहे हैं, तो सिर्फ ये चेक करके कि भाई क्या 16 से डिविजिबल है तो ये 2 पावर 4 आएगा कि ये चीज़ गलत है। ठीक है। लेकिन अगर हम यानी इन दो को नर्सोस पर इन 3 नंबर्स को पहले ऑर्डरिंग दे देते हैं, ठीक है, उसके बाद अगर कोई नंबर बचता है तो वो एक सिंगल नंबर होगा, तो वो सिंपली हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं इनमें से। और अगर वो नर्सोस के पावर्स के अंदर आ रहा है, ये सिर्फ 2 की पावर है नंबर, ठीक है। आप 2 की पावर के कॉम्बिनेशन क्या मान सकते हैं? 2 के यहाँ पे 2 के पावर 2 और 3, तो इनको ऐड करें 2 की पावर 5, एक कॉम्बिनेशन ये बन जाता है। अगला कॉम्बिनेशन 6 का बनेगा, 2 और या 4 का, और अगला कॉम्बिनेशन जो है वो 3 और 7 का बनता है। ये 3 कॉम्बिनेशन और तीनों हमें डिफरेंट वैल्यूज दे रहे हैं। ठीक है। तो इन शॉर्ट यानी हम सिर्फ ये चीज़ चेक करें कि क्या हर एक का प्रोडक्ट जो है वो यूनिक है, और इस केस में है वो। ठीक है। तो अगर मैं कोई भी दो नंबर्स का प्रोडक्ट पूछता हूँ तो आप मुझे एग्जैक्टली नंबर्स बता सकते हो, लेकिन अभी भी आप उसको ऑर्डर नहीं बता सकते मुझे। ठीक है। यानी एक क्वेरी के अंदर अब इस चीज़ को यूज़ करते हैं कि अगर मैं आई जे के क्वेरी करता हूँ तो मुझे नंबर्स पता है क्या है, लेकिन मुझे उनकी पोजीशंस भी फाइंड आउट करनी है कि वो एग्जैक्टली कहाँ पे पड़े। तो ये चीज़ मैं किस तरह कर सकता हूँ?
अस्सलाम वालेकुम, आवाज़ आ रही है? बताओ। हाँ, नेटवर्क इशू थोड़ा सा हो गया था। क्या आप आवाज़ सही आ रही है? ओके। अगर आप में से किसी ने कुछ सोल्यूशन भेजा था तो वो मुझे रिसेंड कर देगा, मेरे पास चैट्स में वो शो नहीं हो रहा।
कोई सोल्यूशन है आप लोगों के जहन में या नहीं? कोई आइडिया? एग्जैक्टली इट विल वर्क, लेकिन एक सिंपल चीज़ यानी इसका नाम है एंड पे बस ये चीज़ फाइंड आउट करने की लास्ट 10 नंबर्स हम इसको उसके बगैर भी कर सकते हैं, ठीक है। अब उसके लिए थोड़ा सा हमें डिवाइड एंड करके की तरह सोचता हूँ। लेट्स सपोज अब अगर मैं 6 के 6 नंबर्स फाइंड आउट करना चाहता हूँ तो मैं उसको डिवाइड कर देता हूँ 2 पार्ट्स के अंदर कि फर्स्ट 3 नंबर्स मैंने फिगर आउट करने हैं और लास्ट 3 नंबर्स फिगर आउट करने हैं। अब यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ कि अभी 3 नंबर्स के ऊपर आ गया, 3 नंबर्स किस तरह मैं फिगर आउट कर सकता हूँ, ठीक है। मैं दोनों कंसेक्यूटिव की क्वेरीज कर लेता हूँ। अब इससे होगा क्या कि मुझे ये चीज़ पता होगी कि पहले 2 के अंदर कौन सी 2 वैल्यूज़ हैं, लेट्स सपोज एक्स और वाई वैल्यूज़ थी, ठीक है। और मुझे दूसरे 2 के अंदर भी वैल्यूज़ पता लगेंगी कि दूसरे 2 में कौन सी, एक को मैं जी कह देता हूँ और एक एक्स वाई में से ही कोई होगा, ठीक है। डिपेंडिंग जो भी कॉमन वैल्यू है वो मेरे इस सेंटर में आ जाएगी और बाकी जो दोनों वैल्यूज़ हैं वो लेफ्ट और राइट साइड के ऊपर आ जाएगी। अब इस तरह मैं 3 जब भी यानी हर 3 नंबर्स के लिए मैं 2 क्वेरीज के अंदर फाइंड आउट कर सकता हूँ और अब इसी चीज़ को यानी दूसरी साइड पर अप्लाई करके तो मैं बाकी 3 नंबर्स को फिगर आउट कर लूँगा। सोल्यूशन समझ आई? जो आपने आइडिया बताया वो भी काम करेगा बिल्कुल। कि अगर मैं सिर्फ 5 नंबर्स फाइंड आउट कर लूँ तो उसके इसके अंदर 6 नंबर फाइंड आउट करने है जो बस सानों का सम करो और यानी जो 6 के 6 का सम है उसमें से सब्ट्रैक्ट कर दो जो बाकी 5 का सम है तो आपको रिमेनिंग नंबर मिल जाएगा। लेकिन हमें उस चीज़ की भी ज़रूरत है, हम सिंपली अपने क्वेश्चंस को इस तरह कर देते हैं कि अब मैंने जब स्प्लिट कर दिया तो अब हर 3 के लिए मैं 2 यानी 2 क्वेरीज अफोर्ड कर सकता हूँ। अगर आप वैसे भी देखो कि अब मुझे 2 प्रॉब्लम सॉल्व करनी है तो वो 2 क्वेरीज किस तरह कर सकता हूँ कि पहले यानी इन 3 नंबर्स में से पहले 2 और आखिरी 2 के ऊपर क्वेरी कर, ठीक है। और आप इनमें से कोई भी पेयर चूज कर सकते हो, लाइक ज़रूरी नहीं कि इसी तरह ही करो। आप सपोज इसके साथ पहले वाले को भी कर सकते हो, लेकिन अब बस इस चीज़ का ध्यान रखना कि जो कॉमन है वो दोनों के अंदर आएगा। जो कॉमन पोजीशन है क्वेरी के अंदर उसका आंसर दोनों के अंदर आएगा, वो नंबर रिपीट हो तो उसको उस पोजीशन पे प्लेस कर दो, बाकियों को उनकी जो पोजीशन है वहाँ पे आप प्लेस कर दोगे उसे। और इस तरह 3 के चंक्स में अगर नंबर ज़्यादा भी होते हैं आपके पास तो स्टिल आप यानी कहते 3 के क्या बना सकते थे बना सकते। अच्छा, कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें जो इंटरेक्टिव प्रॉब्लम से रिलेटेड है, आपने शुरू में देखा होगा उन्होंने फ्लश और इस तरह की चीज़ें काफ़ी बताई हैं, लेकिन आप लोगों को पता है फ्लश का मतलब क्या है? सारी चीज़ें अब्दुर्रहमान उर्वक अब होता है कि जब आप आउटपुट वगैरह कोई चीज़ कर रहे होते हो तो इंस्टेड की
वो कम्प्लीटली आउटपुट उसी टाइम पे यानी प्रिंट करो। यूजुअली करता है कि एक बफर टाइप से होता है, जिस तरह आपकी यूट्यूब के ऊपर अगर आप वीडियो देख रहे हो वो एक स्मॉल बफर बनाते हैं कि जो वीडियो ऑलरेडी डाउनलोड हो चुकी है, तो उसी टाइप का बफर मेंटेन करता है। और जैसे ही वो बफर फिल हो जाता है तो उसी टाइम पे वो जितने इनकी वैल्यूज होते हैं वो सारे एक साथ प्रिंट करते हैं। लेकिन इंस्टेड ऑफ कि करेक्टर बाय करेक्टर वो प्रिंट करे, वो पूरा बफर बना के तो उस बफर को एक साथ प्रिंट करता है जैसे वो फिल हो जाता है। लेकिन इंटरेक्टिव प्रॉब्लम के अंदर हम वेट नहीं कर सकते, क्योंकि हमें यानी हम कोई क्वेश्चन पूछेंगे तो जब तक वो क्वेश्चन प्रिंट नहीं होगा हमें उसका आंसर नहीं मिलेगा, ठीक है। तो इसके अंदर हमें फ्लश करना होगा उस बफर को। हमें ये कमांड में बफर को एम्प्टी करो इसी टाइम और प्रिंट करो सारी वैल्यूज। अब सिंपल उसके लिए आपको कोई फ्लश वगैरह, अगर आप C++ करना चाह रहे हो तो आपको कोई फ्लश वगैरह की ज़रूरत नहीं। आप सिंपल जब भी आप आउटपुट करो तो न्यू लाइन प्रिंट करने के बजाय स्लैश एन के बजाय आप हमेशा एंड एल प्रिंट करो, ठीक है। अब एंड एल कंपैरेटिवली जो है वो स्लो है स्लैश एन से, और इसके सिर्फ यही वजह कि एंड एल के अंदर वो न्यू लाइन भी प्रिंट करता है और उसके बाद फ्लश भी करता है आउटपुट को, ठीक है। यानी वो जो बफर है उसको एम्प्टी भी करता है, लेकिन जो न्यू लाइन है वो उस चीज़ को एम्प्टी नहीं करता, वो बस बफर के अंदर जाकर स्टोर होती जाती है। और इसी तरह तो इसलिए जब भी आप इंटरेक्टिव प्रॉब्लम्स कह रहे हो तो आप एंड एल यानी यूज़ करो और आपके फ्लश वगैरह इस तरह को चीज़ करने की ज़रूरत है। तोड़ नहीं है क्या मतलब? अल्टरनेटिव स्लैश एन आप यूज़ कर सकते हो, आप स्लैश एन यूज़ कर सकते हो, स्लैश एन फास्ट कंपैरेटिवली, लेकिन डिफरेंस काफ़ी स्मॉल है। एक्चुअल डिफरेंस आपका यानी प्रॉब्लम के अंदर, किसी कोड फोर्सेस प्रॉब्लम के अंदर तब नज़र आएगा जब सपोज आपने 1 मिलियन चीज़ें प्रिंट करनी है या काफ़ी ज़्यादा आउटपुट करना। नॉर्मल एक तो टेस्ट केसेस अराउंड 1000 टेस्ट केसेस होते हैं, तो उसके अंदर इतना मैटर नहीं करता, ठीक है। यानी उतना एंड यूज़ करो, स्लैशन यूज़ करो, ये चीज़ उतना मैटर नहीं करता। लेकिन जब आउटपुट आपका बहुत ज़्यादा है तब ये चीज़ें मैटर करती हैं। और कोई क्वेश्चन हो एंड और इससे रिलेटेड? क्लियर है दोनों का डिफरेंस और इस प्रॉब्लम का सलूशन भी? एग्जैक्टली। अच्छा, मैं आपको इंटरेक्टिव कोड करके भी दिखा देता हूँ। लेट मी शेयर माय एडिटर। आप लोगों का एडिटर नज़र आ रहा है? ओके। अब इंटरेक्टिव प्रॉब्लम्स के अंदर और दूसरों के इम्प्लीमेंटेशन के अंदर इतना खास डिफरेंस वगैरह नहीं आता, लेकिन कुछ कॉमन प्रैक्टिसेस जो मोस्टली यूज़ होती हैं उनमें कुछ शेयर कर लेता हूँ आपके साथ। अच्छा, अब यहाँ पे हमारे पास कोई टेस्ट केसेस बने इस तरह की चीज़ नहीं, डायरेक्टली हमने स्टार्ट करना है और हमने क्वेश्चंस के साथ स्टार्ट करना है।
अब यहाँ पे एज और चेंज यानी इस प्रॉब्लम के अंदर ज़रूरी नहीं है, लेकिन कभी कभार इस तरह होता है। सपोज आपको बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आपने करने होते हैं, अब कुछ क्वेश्चंस शायद आपके रिपीट हो रहे, तो उसके इसके अंदर हम यानी प्रेफर क्या करते हैं कि हम सेपरेट फंक्शन बना लें क्वेरी पूछने के लिए, ठीक है। और इसका बस काम नहीं कि क्वेरी हमारी जो क्वेरी है वो पूछें। अब अगर हम यानी स्टोर कर रहे हैं कि मैंने अभी तक क्या क्या पूछ लिया, तो आप यहाँ पे पहले चेक कर सकते हो कि क्या मैंने ये चीज़ पूछ ली है। अगर मैंने ये चीज़ पूछ ली तो आप उसका आंसर कहीं स्टोर कर लो, और आप उस वहाँ से आपके आंसर देख के कि आपने ऑलरेडी ये चीज़ पूछी है, आप उस आंसर को रीयूज़ कर लो, या इंस्टेंट कि आप अपनी क्वेरीज ऐड करो। लेकिन एक स्मॉल ऑप्टिमाइजेशन है जो नहीं इतना इस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता। अच्छा, अब यहाँ पे मैं एन टेल प्रिंट करूँगा, यहाँ पे मैं स्लैश एन करूँगा, ठीक है। और उसके बाद आप जो भी आपका रिस्पॉन्स आता है यहाँ पे आप रिस्पॉन्स कट कर लो। यहाँ पे हमें सिर्फ प्रोडक्ट मिल रहा है नंबर्स का, तो सिंपल मैंने वो नंबर्स का प्रोडक्ट लेना और उसी चीज़ को मैं रिटर्न कर देता हूँ, ठीक है। आस्क का जो फंक्शन है इतना यानी स्पेशल नहीं, उसका पर्पस सिर्फ ये है कि क्वेश्चन जो भी है उसको आउटपुट करें, और उसके बाद जो वहाँ से इनपुट है वो लेके हमें रिटर्न कर दें। हाँ, हम एटमोस्ट फॉर को क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, और हम यहाँ पे एग्जैक्टली फॉर ही पूछ सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब दूसरा इसी तरह सिमिलरली यहाँ पे फंक्शन बना सकते हो जो कि सिर्फ आंसर प्रिंट करे। यहाँ पे हमें ज़रूरी नहीं है इस तरह की कोई चीज़, तो अब इन फिलहाल मैं बनाने नहीं वाला, लेकिन कहते हैं आप यानी बना भी सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है मैं उन चीज़ों से स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले हमें प्रोडक्ट को मैप करना है कि वो कौन से दो नंबर्स के ऊपर थे, ठीक है, कि वो नंबर्स कौन कौन से थे। आप लोगों को मैप का पता C++ के अंदर जो मैप है, ओके। तो यहाँ पे उसके लिए लेट्स सपोज मैं एक मैप बना लेता हूँ। प्रोडक्ट्स यहाँ पे इतने को ज़्यादा बड़े नहीं, मैं एक सिंपल एरे भी बना सकता हूँ उस चीज़ के लिए। अनऑर्डर्ड मैप अगर यूज़ करते हैं यानी मोशन लोग यूज़ करते हैं, मैं भी काफ़ी दफ़ा यूज़ करता हूँ, लेकिन मेक श्योर करें कि आप हैश फंक्शन उसका चेंज करें, कि हैश फंक्शन है केवल जो नॉर्मल अगर आप सिर्फ अनऑर्डर्ड मैप यूज़ करते हो तो ये एक हैश टेबल है एक किस्म का, तो इसका मैंने वो हैश फंक्शन चेंज करो। कुछ ब्लॉग्स हैं कोड फोर्स उसके ऊपर, आई विल ट्राई शेयर करता हूँ को ग्रुप के अंदर, उस तरह आप यानी चेंज कर सकते हो अपना हैश फंक्शन, और उसके साथ फिर यानी हैक होने के चांसेस आपके कम हो जाते हैं। अच्छा, यहाँ पे हम यानी नॉर्मली रखेंगे, हम सिंपल हम मुझे एक मैप चाहिए, ये जो कि एक इंटीजर वैल्यू को जो कि प्रोडक्ट था हमारा पेयर के ऊपर मैप करते हैं, ठीक है। पेयर का तो पता है आप दोनों के पेयर हमारा आपको पता है पेयर के बारे में, ओके, ठीक है। अब यहाँ पे मैं एरे के जो नंबर्स है वो नोट डाउन कर लेता हूँ। हमारे पास थे 4, 8, उसके बाद 15, 16, 23 और 42, राइट। अब इनके ऊपर यानी सिंपली मैं इटरेट कर रहा हूँ, तो लेट्स डू दिस। ठीक है, अब यहाँ इस मैप के अंदर अब स्टोर हो गए। अगर लेट्स सपोज
आप कोई एरिया बनाते हो और आप उसके नंबर्स फिक्स्ड ऑलरेडी, ठीक है। अब यहाँ इस केस के अंदर मैं 6 से ज़्यादा इंडेक्सेस यूज़ नहीं कर सकता, यानी 0 से 5 के अलावा मैं यूज़ नहीं कर सकता। क्यों? तो मैंने एरे का साइज़ डिफाइन नहीं किया, तो जितने एलिमेंट्स उसके अंदर मैं लिखूँगा सिर्फ वो उसी से उसका साइज़ आइडेंटिफाई होगा, ठीक है। लेकिन अगर लेट्स सपोज मुझे साइज़ 1000 चाहिए होता और मैं सिर्फ 6 नंबर्स यानी ऐड कर देता हूँ और इस तरह बनाता हूँ, तो साइज़ 1000 में होगा, उसका साइज़ 6 होगा जितने नंबर्स मैंने रखे, ठीक है। आप इस तरह कह सकते हो अगर आपकी एरे फिक्स है। अच्छा, अब यहाँ पे मैप मैंने बना लिया। अब यहाँ पे मैं क्वेश्चन अपना पूछ लेता हूँ। तो लेट्स सपोज अब ये मेरे आंसर है। अब यहाँ पे आप क्या कहते हैं, इसी तरह रख के 6 zeros डिफाइन करता हूँ, या फिर आप सिंपल उसका साइज लिखते हो, ठीक है। अब यहाँ पे लेट्स आस्क सम क्वेरीज। तो और ये होगा अगर मैं 1 और 2 को बारे में पूछ लूँ इसी तरह A2 is going to ask और सिमिलरली हमें उसके मैप से वो पेयर चाहिए कि कौन सा वो दो नंबर्स थे। सिमिलरली यहाँ पर मुझे वो तो पेयर चाहिए और इसी चीज़ को अब यहाँ पे हम अपना जो आउटपुट यानी जो आंसर है फाइनल उसको बनाना शुरू करते हैं। तो आंसर ऑफ 0 के अंदर हमारे पास जो आएगा कि वो वाला एलिमेंट आएगा जो कि सिर्फ A1 के अंदर है, A2 के अंदर जो नहीं है। इसको इस तरह कर लेते हैं कि this is not equal to is not equal to A2 डॉट सेकेंड, ठीक है। अब इसका मैं सिर्फ पहले नंबर को चेक कर रहा हूँ कि अगर A1 जो है वो इनमें से कहीं भी मिला तो मेरा जो पहला नंबर होगा वो A1 डॉट फर्स्ट होगा, और सिमिलरली जो मेरा सेकंड नंबर जो होगा इस केस के अंदर वो A2 डॉट सेकेंड होगा, A1 डॉट सेकेंड। और एल्स के अंदर आंसर ऑफ जो 0 है वो A1 डॉट सेकेंड और आंसर ऑफ 1 जो होगा वो A1 डॉट फर्स्ट। यानी जो सा सिर्फ एक के अंदर है वो आंसर ऑफ 0 में चला जाएगा और जो दोनों के अंदर है वो आज दूसरे में चला जाएगा आंसर ऑफ 1 में। अब A ऑफ 2 को फाइंड आउट करने के लिए सिंपली मैं क्या करूँ कि A2 डॉट फर्स्ट प्लस A2 डॉट सेकेंड माइनस A ऑफ 1, यानी जो रिपीट हो रहा है उन दोनों का अगर मैं सम करके जो रिपीट हो रहा है उसको रिमूव करना तो मुझे वो मिसिंग नंबर मिल जाएगा, ठीक है। जो नंबर यानी सेकेंड कंडीशन है तो मुझे दोबारा इस तरह की कंडीशन करने की ज़रूरत नहीं, बस सेम ही चीज़ मैं कॉपी कर लेता हूँ। आप इस चीज़ का फंक्शन बना सकते हो, मैं से ज़्यादा बेटर रहेगा। चलो
और एंड पे आपने जो आउटपुट हमारा फॉर्मेट था एक्सक्लेमेशन मार्क और फिर सारे नंबर्स। और इसके आपने फाइनल आउटपुट के बाद भी आपने एंटेल ही प्रिंट करा। ठीक है, इम्प्लीमेंटेशन समझ आ गई। हेलो, आंसर ऑफ 1 यहाँ पे ठीक है। मैं चेक ही कर रहा हूँ कि अगर जो पहला यानी नंबर था वो उन दोनों में से कहीं पे भी एक में भी है। ठीक है, अगर A1 का जो फर्स्ट नंबर था वो A2 के अंदर अगर प्रेजेंट है तो उस केस के यानी अगर वो प्रेजेंट नहीं है तो उस केस के अंदर वो यूनिक वाला फ्लश ना करूँ तो क्या होगा। अगर फ्लश ना करोगे तो एक वर्डिक्ट होता है आइडलनेस लिमिटिक से, आइडलनेस टाइम लिमिटिक से, कि वो कुछ कर नहीं रहा। ठीक है, उसका कोई आउटपुट रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा, उस वजह से TLE आ जाता है। लेकिन वो आइडलनेस ये भी साथ मेंशन करते हैं कि आइडलनेस की वजह से होगा। ठीक है, अब इसके अंदर नॉर्मल आपका कोड बिल्कुल वैसे, बस मेन जो चीज़ आपकी यहाँ पे आ जाती है कि आपको इनपुट जब वो साथ साथ करना होता है। ठीक है, आपका इनपुट यानी प्रोग्राम के अंदर ही साथ साथ चल रहा होगा। बाकी प्रॉब्लम्स के अंदर आप पहले सारे इनपुट ले लेते हो, उसके बाद फिर आप यानी उसको कम्प्लीटली सॉल्व करके फिर आप यानी उसके आउटपुट की तरफ जाते हो। आउटपुट यहाँ पे भी उसी तरह बिल्कुल एंड पे जाके होगा, लेकिन आपको बार बार यानी क्वेश्चंस करने पड़ेंगे बार बार, वो एक सेपरेट चीज़ आ जाती है कि आपको क्वेश्चंस करने पड़े, साथ साथ इनपुट लेना होगा। और कोई क्वेश्चन इम्प्लीमेंटेशन से रिलेटेड? क्लियर है दोनों को? ठीक है, अच्छा let's move on to the next problem then. Share the whiteboard. अच्छा, अभी मैं एक सिंपल प्रॉब्लम आप लोगों को देने लगा हूँ, लेकिन व्हाट आई नीड कि आप लोग उस प्रॉब्लम का मुझे नॉर्मल सोल्यूशन यानी जो पहले आपके जहन में वो नहीं, आप डिवाइडेड करके के थ्रू उसका सोल्यूशन दो। ठीक है, प्रॉब्लम क्या कि आपके पास एक एरे है A1 और आपने इस एरे का मैक्सिमम नंबर फाइंड करना है। ठीक है, प्रॉब्लम क्या कि आपको एक एरे की मैंने साइज असाइन किया और आपने इस एरे का मैक्सिमम नहीं विदाउट सॉर्टिंग, आप सॉर्ट नहीं करना है यहाँ पे, ना ही आपने नॉर्मल एक लूप चलानी है। ठीक है, डिवाइड एंड करके के थ्रू आप किस तरह इसको करोगे। हम आइटरेट एंड फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, और इसीलिए यानी मैंने ये चीज़ पहले की थी कि दूसरा सोल्यूशन इसका काफ़ी ईजी है। ठीक है, लेकिन मैं क्या चाहता हूँ कि आप इसको यूजिंग डिवाइड एंड करके फाइंड आउट करो कि आप एरे को स्प्लिट करो और फिर आप यानी हर एक के लिए इंडिपेंडेंटली सॉल्व करो रिकर्सिव में यानी करके, और उसके बाद फिर
आते हुए वापस ऊपर आते हैं, आप उनके सॉल्यूशंस को कंबाइन करो फाइनल सॉल्यूशन के। मैं आपको एक अरे भी एग्जांपल पे दे देता हूँ। लेट्स सपोज 3 लेट्स सपोज है मेरी अरे। ओके अब इसके अंदर हम जिस तरह हम मर्ज सॉर्ट के अंदर कह रहे थे कि नंबर्स को मैं स्प्लिट कर देता हूँ 2 पार्ट्स के अंदर, फर्स्ट हाफ और सेकंड हाफ। ठीक है, फाइव वन और यहाँ पे इसको फर्दर मैं स्प्लिट कर देता हूँ। सो वी गॉट -1 3 और 5 1 और सिमिलरली यहाँ पे 5 और 1 और यहाँ पे -1 और 3 और लेट मी इन द मीन टाइम जब मैं यानी ये स्प्लिट कर रहा हूँ सारों को, आप लोग इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी सोचेंगे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी। ठीक है, अब यहाँ पे फुल स्प्लिट करने के बाद अब यहाँ से मैं ऊपर की तरफ अगर आता हूँ तो इंडिविजुअल एलिमेंट्स अगर एक ही नंबर है तो मैक्सिमम भी वही नंबर होगा इटसेल्फ। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ अगर मैं ये बीच वाले एक्स्ट्रा नंबर्स में रिमूव कर देता हूँ, अब यहाँ पे सिर्फ मैं आंसर से सारे लिख रहा हूँ। So is my solution correct? Binary tree. हम कर यह रहे हैं कि हम उनको स्प्लिट कर रहे हैं और करेंटली हमारे पास जिस तरह पे लीफ नोड्स आ गए। ठीक है, उसके बाद हम locally compare with the number standard uploads। ठीक है, अब हम यहाँ पे जब यानी कंबाइन कर रहे होंगे सॉल्यूशन तो तब हम यानी अब यहाँ पे जैसा -1 और 3 है, अब यहाँ पे उनका मैक्सिमम आ जाएगा या कि सिर्फ 3। सिमिलरली यहाँ पे इनका मैक्सिमम 5, यहाँ पे इनका मैक्सिमम 8 और यहाँ पे इनका मैक्सिमम 6। फिर इसी तरह 3 और 5 का मैक्सिमम 5 आ जाएगा यहाँ पे और 8 और 6 का मैक्सिमम 8 और इसी तरह फाइनली 8 आ जाएगा। ठीक है, exactly।
नहीं, ये टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लॉग एन है, ठीक है। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो है हमारी है वो लॉग एन है। अगेन इस ट्री की हाइट लॉग एन है, ठीक है। इस ट्री की हाइट लॉग एन है मेरे पास, लेकिन फर्स्ट लेवल के ऊपर मैं कितना टाइम स्पेंड कर रहा हूँ। पहले लेवल के ऊपर सारे नंबर्स में विजिट कर रहा हूँ तो एन टाइम यहाँ पे होगा। इससे ऊपर वाले लेवल के ऊपर मैं n/2 टाइम स्पेंड कर रहा हूँ। जितने भी नंबर्स थे उनके अब हाफ नंबर्स रह चुके हैं, ठीक है। एक एक नंबर जो है वो एलिमिनेट हो चुके हैं, नहीं लॉग एन भी नहीं यहाँ पे, ठीक है। सिमिलरली नेक्स्ट टाइम अब उसके भी आधा नंबर रह चुके हैं, ठीक है। अब अगेन यहाँ पे n/4 था, ठीक है। n/2 के आधे n/4, और फिर अगेन जितने भी यानी नीचे वाले लेवल के अंदर थे मेरे पास डिविजन्स थे, उससे अब आधे होते जा रहे हैं हर दफ़ा, ठीक है। अब टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इसकी क्या होगी, इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी n+n/2 + n/4 सो ऑन, ठीक है। एक हीप इन रिवर्स लाइक नो हीप एक डिफरेंट चीज़ है, नहीं हीप नहीं, हीप एक डिफरेंट चीज़ है। इसका हीप के साथ कंफ्यूज ना करो, ना ही ये मिन हीप है ना ही ये मैक्स हीप है, ये उनमें से कोई चीज़ नहीं, ठीक है। मिन हीप और मैक्स भी इंटायरली डिफरेंट चीज़ें हैं। ये अगर कभी यानी मौका मिला तो ये भी मैं डिस्कस करूँगा, इंटायरली डिफरेंट चीज़ है, ठीक है। यहाँ पे अब टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, अब यहाँ पे आप n कॉमन ले लो, ठीक है। तो ये 1 + 1/2 + 1/4 ये आपके पास एक ज्योमेट्रिक सीक्वेंस बन जाता है। अब अगर ज्योमेट्रिक सीक्वेंस का आपको सम पता है किस तरह लेते हो तो आप इजीली फिगर आउट कर सकते हो इस वैल्यू को। अदरवाइज इसको आप इस तरह समझ सकते हो कि लेट्स सपोज मेरे पास एक 1/1 का क्यूब है, ठीक है। आज जब मैं 1/2 ऐड करता हूँ उसका मतलब क्या है कि मैं हाफ ऑफ क्यूब जब वो जो शेडेड पार्ट है वो यानी सम रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। नेक्स्ट टाइम मैं 1/4 दूँगा तो वो इस हाफ पार्ट जो रिमेनिंग हाफ पार्ट था वो उसको यानी फिल अप कर रहा हूँ। नेक्स्ट टाइम 1/8 तो अगेन ये हाफ पार्ट हो जाए, फिर नेक्स्ट टाइम 1/16 अगेन एक हाफ आपका कवर हो जाएगा, और फिर अगेन 1/32 इसका भी हाफ हो जाएगा, ठीक है। इन शॉर्ट की आपका जो ये सारे सम है यानी 1/2 से लेके सो ऑन इन्फिनिटी, ठीक है, ये सम 1 से ज़्यादा नहीं, ठीक है। तो मैक्स जो अगर ये इन्फिनिटी तक चला जाए तो ये अप्रॉक्सीमेटली बन, तो जो फाइनल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आपकी वो ऑफ n है यहाँ पे, ठीक है। जो फाइनल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है हमारे पास वो ऑफ n ही है यहाँ पे। जो आपका इटरेटिव सॉल्यूशन था उसके भी ऑफ n ही टाइम कॉम्प्लेक्सिटी थी। समझे किस तरह टाइम कॉम्प्लेक्सिटी फाइंड आउट किया। हेलो, ओके। अब बात यह है कि इस तरह करने का हमें फ़ायदा क्या होगा, ठीक है। अब ये टॉपिक है नहीं आगे आप लोग कुछ चीज़ें पढ़ोगे ये एक डेटा स्ट्रक्चर आपके है उसका यानी बेसिक सा काइंड ऑफ DSA का मतलब है डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम। ये जितने भी अभी आपने चीज़ें पढ़ी जिस तरह 2 क्वार्टर बाइनरी से ये सारे एल्गोरिथम के, ठीक है। अब यहाँ से आपको एक डिफरेंट क्वेश्चन पूछता हूँ कि अगर लेट्स सपोज मैं आइटरेटिव मेथड दिखा रहा होता, ठीक है, और उसी आइटरेटिव मेथड के अंदर मैं आपसे ये क्वेश्चन यानी करता है कि लेट्स सपोज अगर मैं कोई वैल्यू चेंज कर, ठीक है, और वैल्यू चेंज करने के बाद मुझे आंसर बताओ कि भाई
अगर मैं एक वैल्यू चेंज कर दूँ तो फिर एरे का आंसर क्या होगा, फाइन जो मैक्सिमम है टोटल ओवरऑल, फिर वो क्या होगा। ठीक है, तो आइट्रेटिव के अंदर हमें क्या करना पड़ेगा, हमें दोबारा से लूप करनी पड़ेगी, राइट, क्योंकि हम हमारे पास कोई स्ट्रक्चर उस तरह की वैल्यू नहीं है कि हम जिसको चेंज कर सकें फाइनल आंसर फाइंड आउट करने के लिए। लेकिन यहाँ पे अगर सीन देखें हम कि यहाँ पे क्या चीज़ हो सकती है, अब जो सबसे नीचे वाले लेवल पे वो इंडिविजुअल एलिमेंट्स इटसेल्फ है, राइट, या जो ये इंडिविजुअल एलिमेंट्स इटसेल्फ है। अब लेट्स सपोज मैं इनमें से कोई एक नंबर चेंज कर देता हूँ, मैं लेट्स सपोज कोई भी नंबर आप लोग डिसाइड करो, मैं जिसको चेंज करूँ। 2 पॉइंटर्स पे यूज करें किस तरह, मतलब लाइक (26) अच्छा, -3 को चेंज करना है 26 के अंदर, राइट। ठीक है, अब -3 को मैं 26 के साथ रिप्लेस करता हूँ, यहाँ पे -3 था, अब इसको मैं 26 के साथ रिप्लेस करता हूँ। अब इस पूरी जो कैलकुलेशन हमने की थी, यहाँ पे कौन कौन सी वैल्यूज चेंज होगी। ठीक है, एक तो ये वाली वैल्यू चेंज होगी, एक ये ऊपर यानी यह वैल्यू भी चेंज हुई, हमने इसको वैल्यू चेंज की अभी, एक ये वाली वैल्यू चेंज होगी और एक ये वाली वैल्यू चेंज होगी। ठीक है, जो कि इस जो नंबर ऑफ लेवल्स हैं, ठीक है, जो कि लॉग एन लेवल्स है हमारे पास, हर लेवल में से सिर्फ एक वैल्यू चेंज हो रही है यहाँ पे। ठीक है, मल्टीपल वैल्यूज नहीं चेंज हो, हर लेवल से एक वैल्यू चेंज होगी। तो ओवरऑल जो चीज़ें मुझे चेंज करनी पड़ेंगी फाइनल आंसर फाइंड आउट करने के लिए, वो सिर्फ लॉग एन है, राइट। अब ये 26 है, अब यहाँ पे इसको रिकैलकुलेट हम करेंगे। ठीक है, तो अगेन 26 और 6 को अगर मैं मैक्सिमम लूँ तो यहाँ पे भी 26 आ जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट टाइम इसका मैक्सिमम उठाओ और यहाँ पे जो भी फाइंड आउट हमने किया 8 और 26, इन दोनों का मैक्सिमम लो, यहाँ पे क्या आ जाएगी मेरे पास वैल्यू 26। अब अगेन अब 5 और 26 का मैक्सिमम ले लो, अगर मेरे पास वैल्यू भी आ जाएगी 26। तो अब एक पूरी लूप करने के बजाय मैं सिर्फ यानी ऑफ एंड अगेन करने के बजाय, ठीक है, मैं स्टार्टिंग से दोबारा मैक्सिमम फाइंड करने के बजाय मैं क्या कह सकता हूँ कि जो जो वैल्यूज़ इस लेवल जो हमने बनाए थे, हर एक में से एक एक वैल्यू सिर्फ चेंज करेंगे हम, और टोटल लॉग इन वैल्यूज चेंज करने के बाद मुझे फाइनल आंसर पता होगा। ये चीज़ समझ आई। ठीक है, अब इस चीज़ के लिए ज़रूरी क्या है कि हम इन सारे लेवल्स को स्टोर रखें अपने पास। ठीक है, अब ये आगे डेटा एक स्ट्रक्चर है थोड़ा सा एडवांस, लेकिन बेसिक आइडिया किस तरह वो काम करता है, ठीक है, वो बेसिकली डिवाइड एंड करके कोई यूज़ कर रहा है, नाम उसका है सेगमेंट्री। ठीक है, अभी इसको डिटेल में पढ़ने की ज़रूरत नहीं कोई हमें आगे किसी से, लेकिन थोड़ा सा बेसिक आइडिया आपको मैं कह रहा हूँ कि डिवाइड एंड करके क्यों इतना इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अभी हमने मैक्सिमम के लिए किया, इसी तरह मिनिमम के लिए कर सकते हैं हम, और भी डिफरेंट चीज़ों के लिए इस चीज़ का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, सेगमेंट्री इटसेल्फ एक नो इट्स नॉट सेगमेंटेशन ट्री, इट्स सेगमेंट ट्री। ठीक है, कि हम सेगमेंट्स में काइंड ऑफ डिवाइड कर रहे हैं, तो इस अच्छा वाइट ट्रीज आई हेट दैम। अभी ग्राफ्स के सेशंस के अंदर आप लोग ट्रीज और ये ग्राफ्स के बारे में थोड़ा और एक्सप्लोर करोगे, और ट्रीज यानी सबसे अच्छी चीज़ है इन सारा में। ठीक है, नॉर्मल ग्राफ से ज़्यादा बेहतर है एक ट्री यूजुअली, क्योंकि ट्री बेसिकली यानी सिंपलेस्ट काइंड ऑफ ग्राफ है जो आपके पास होता है, कनेक्टेड ग्राफ एक किस्म का। वो आगे जब फर्दर आप ग्राफ के भी सेशंस होंगे आपके अगले जो 4 सेशन, उसके अंदर आपको आइडिया हो जाएगा कि भाई ट्रीज इतने अच्छे क्यों।
Grading काइंड ऑफ आई ऑलमोस्ट हर एक यानी जैसे जैसे आप डिफ़िकल्टी इंक्रीज़ करोगे ना ऑलमोस्ट हर चीज़ यानी आपको थोड़ी बहुत डिफ़िकल्ट हार्डर लगेगी. अच्छा, इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो? ओके, तो फिर हम नेक्स्ट प्रॉब्लम के ऊपर मूव ऑन करते हैं. आई एम सेंडिंग इट्स लिंक. इस चीज़ को हम अभी फर्दर डिस्कस नहीं करेंगे. पूरा एक डेटा स्ट्रक्चर है और इसकी कंप्लीट डिटेल्स और ये सारी चीज़ें वो अब बाद में इफ़ वी गॉट अ चांस तो हम इसके ऊपर डिस्कस करेंगे. अभी करंट लेवल के ऊपर इसकी ज़रूरत है. बाइनरीज बाय द वे जो अभी हमने मैप्स यूज़ किए हैं ना ये भी बाइनरी ट्रीज थे. जो C++ के अंदर मैप्स सेट ये सारे बाइनरी ट्रीज. नेक्स्ट प्रॉब्लम के ऊपर सोचें. आई होप कि अब इजी होगी कंपेरेटिव. जितने हमने अभी तक प्रॉब्लम्स किए इतना आइडिया होगा कि ये ऐसे सॉल्व हो जाए.
किस प्रॉब्लम के अंदर? ये मैक्सिमम वाली प्रॉब्लम या फिर जो कोड फोर्सेस की प्रॉब्लम है? अच्छा, प्रॉब्लम के अंदर लेट मी एक्सप्लेन द प्रॉब्लम स्टेटमेंट। हमारे पास एक अरे है साइज n की, ठीक है, और उसके ऊपर हमारे पास क्यों क्वेरीज पूछी गई है। अब अरे जो है वो इटसेल्फ चेंज नहीं होगी, ठीक है, हमारे अरे इसके अंदर चेंज नहीं होगी। हमारे पास ये सारे यानी एलिमेंट्स हैं और हमने बताया कि अगर हम अब उसने उसको बताया कि हम किस तरह स्लाइस करेंगे उसको, ठीक है, और हमारा टारगेट क्या है कि हमने स्लाइस करना है यानी कुछ पार्ट उस एरे का सच दैट कि उसका जो सम है वो एस आई, और एस आई हमें इनपुट के अंदर यानी कि मैंने क्वेरीज जो हमारे पास है उसके अंदर हमारे एस आई है, ठीक है। हमने फाइंड आउट करने कि क्या हम इसको इस तरह स्लाइस कर सकते हैं कि सच दैट कि हमारे पास जो सम है ऐसे वो हम बना सकें, ठीक है। अब यहाँ पे स्लाइसिंग के चीज़ को यानी एक दफ़ा पढ़ लेते हैं। अब यहाँ पे उसने क्या कहा है कि मैक्सिमम ऑफ द और मिनिमम ऑफ द, आप उसको आप वैल्यूज़ के हिसाब से आप उसका कह रहे हो, ठीक है, और जितने भी वैल्यूज़ जो लेफ़्ट पार्ट है वो सारी वैल्यूज़ जो लेस देन इक्वल टू मिड है वो सारी आपके लेफ़्ट पार्ट में चलेंगे, और जितनी भी वैल्यूज़ जो लार्जर देन मिड है वो आपके राइट साइड पे चली जाएगी, ठीक है। और अब आप उनमें से कोई एक पार्ट चूज़ करो कि जो कि आप यानी रखना चाहते हो, दूसरे को आप कम्प्लीटली रिमूव कर दो, ठीक है। तो इन शॉर्ट यानी लेट्स सपोज मेरे पास ये सारे नंबर्स, तब इनका मैं मैक्सिमम और मिनिमम पहले नंबर पे फाइंड आउट करता हूँ, ठीक है। अब उसकी बेस के ऊपर इसको मैं डिवाइड करूँगा दो डिफरेंट लेफ़्ट और राइट पार्ट्स के, ठीक है। जो अभी हमने पार्टीशन यानी करनी है वो वैल्यूज़ के हिसाब से करनी है यहाँ पे। तो सबसे पहले मैं फाइंड आउट करूँगा कि वैल्यूज़ हैं कौन से, मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू। उसके बाद फिर मैं यानी अब लेफ़्ट और राइट पार्ट में डिवाइड करने के बाद जितनी वैल्यूज़ जो छोटी हैं उनको लेफ़्ट पार्ट में और जितनी वैल्यूज़ बड़ी उनको राइट पार्ट में स्प्लिट करने के बाद अब मैं क्या करूँगा कि मैं देखूँगा कि क्या मुझे लेफ़्ट पार्ट चाहिए या राइट पार्ट चाहिए, मुझे उनमें से मैं चूज़ करूँगा, ठीक है। और उसी को लेकर फर्दर में यानी रिकर्सिव और करूँगा और टर्म लूँगा रिकर्सिव के ऐसे प्रोसेस में। क्वेश्चन क्लियर हो गया? करेंगे हम क्या कि यहाँ पे इंडेक्सेस के हिसाब से नहीं हम उनको डिवाइड करें, यहाँ पे हम उसकी वैल्यूज़ के हिसाब से उनको स्प्लिट कर दें लेफ़्ट और राइट पार्ट का, ठीक है। अब हम करेंगे क्या कि हम मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करेंगे और मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करेंगे सबसे पहले, और फिर हम उसकी मिड जो है वो फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। यहाँ पे
अब उसके बाद हम क्या करेंगे कि लेफ़्ट और राइट पार्ट, अब ये तो मेरे पास डिफरेंट पार्ट्स आ गए लेफ़्ट और राइट। अब इनमें से एक पार्ट मैं चूज़ करूँगा, ठीक है। या तो मैं सिर्फ लेफ़्ट पार्ट में से कोई यानी जो सम है मेरा एस, वो या तो मैं इंटायरली लेफ़्ट पार्ट में से बनाऊँगा या मैं इंटायरली राइट पार्ट में से बनाऊँगा। इसके एक एग्जाम्पल में, हाँ काइंड ऑफ आप इसी तरह समझ सकते हो कि ए इज सॉर्टेड, लेकिन अब इसके अंदर अगर लेट्स सपोज मल्टीपल आपके पास वैल्यूज आती है, तो तब आपको फिर ध्यान रखने की कि आप फिर भी एग्जैक्टली मिडल नहीं ले सकते, ठीक है। आप एग्जैक्ट मिडल नहीं ले सकते, लेकिन आपको वैल्यू पता है कि मुझे कहाँ पे उसको स्प्लिट करना, आपको इंडेक्स फाइंड आउट करना है। वो हम लूप्स के एक लूप के साथ भी कर सकते हैं, उस चीज़ में इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पे प्रीफिक्स सम की ज़रूरत नहीं है वैसे। एग्जैक्टली, जिस तरह हम पहले इंडेक्सेस के हिसाब से उनको स्प्लिट कर रहे थे, अब हमने वैल्यूज़ के हिसाब से उनको स्प्लिट करना जब तक इंडिविजुअल एलिमेंट्स नहीं आ जाते। और इन सारी वैल्यूज़ को हम स्टोर करके रख लेते हैं कि कौन कौन सी वैल्यूज़ में बना सकते हैं, कहीं एट द एंड ऑफ द डे वही सारी वैल्यूज़ होंगी जो आप बना सकते हो, आपको किसी तरीके से चूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो आप उसको किसी एरे के अंदर या वेक्टर के अंदर आप सेव कर लो, और उसके बाद आप यानी उसको सॉर्ट कर सकते हो। उसके बाद उस बाइनरी सर्च के साथ आप सिंपल क्वेरीज वहाँ से कर सकते हो। इसकी मैं एक एग्जांपल क्या करता हूँ। अब जैसा पहली जो एग्जांपल है हमारे पास, जैसे ये क्वेश्चन है, क्वेरीज है हमारे पास, ठीक है। आइथ क्वेरी यानी आइथ क्वेश्चन वो जो पूछ रहा है, ठीक है, इसलिए उसने आई वहाँ पे लिखा हुआ एस ऑफ आई, क्वेरी नंबर यानी कौन सा, ठीक है। अब यहाँ पर मैं एग्जांपल करके आपको बता देता हूँ। पहले एग्जांपल के अंदर हमारे पास जो एरे साइज है वो भी 5 और जो नंबर ऑफ क्वेरीज है वो भी 5, ठीक है। जो हमारे पास एरे एलिमेंट्स हैं वो हैं 1 2 3 4 5। अब ये इस केस के अंदर यानी हमारे पास एग्जैक्टली उसी तरह स्प्लिट होगा, और जहाँ इंडेक्सेस के हिसाब से कोई इंडेक्सेस हैं यहाँ पर, तो 5 + 1 6 डिवाइडेड बाई 2 3, तो मिडल एलिमेंट हमारे पास 3 है। तो यहाँ पे 2 पार्ट्स के अंदर हम इसको डिवाइड करें। अच्छा, इस पूरे का सम जो है हमारे पास वो है 50, ठीक है। अब हम इसको 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर रहे हैं, 1 2 3 में और 4 5। अब इस पार्ट का सम है 9 और इस पार्ट का सम है 6। अब इनको फर्दर मैंने स्प्लिट करना है, यहाँ पे यहाँ से इंडिविजुअल एलिमेंट्स में स्प्लिट हो जाएंगे 4 में और 5, और इनका सम भी 4 और 5 है। और यहाँ पे अब इसको अगर मैं स्प्लिट करता हूँ तो एक मेरे पास आ जाएगा 1 में 2 का, और एक मेरे पास इंडिविजुअल एलिमेंट 3 आ जाएगा, और यहाँ पे दोनों का सम भी 3 है, ठीक है, इसका सम 3 है।
और यहाँ से इसको फर्दर स्प्लिट करेंगे तो 1 और 2। अच्छा, अब प्रॉब्लम के अंदर हमने क्या डिसाइड करना है कि कौन से पार्ट में मुझे जाना है। लेट्स सपोज अगर मैं कुछ सम यहाँ पे अब उसने क्वेरीज के अंदर सम पूछा होगा 1, अब मुझे सारी क्वेरीज लिखना तो 1 8 9 8 9 12 और 6 12 और 6। ठीक है, अब यहाँ पे जितने भी वैल्यूज़ हैं मेरे पास, क्या इनके अंदर 1 मौजूद है? ठीक है, ये जितने भी सम के वैल्यूज है यहाँ जो जब इंडिविजुअल एलिमेंट्स तो उनका सम वही हो जाएगा, ये 4 और ये 5। अब यहाँ पे अगर कोई नंबर रिपीट कर रहा है तो लेट्स सपोज 2 दफ़ा 4 आ जाते हैं तो वो हमेशा साथ ही रहेंगे, तो इनका सम 8 हो जाएगा अगर 2 दफ़ा मेरे पास 4 आता है। ठीक है, अच्छा तो अब यहाँ पे मैं देखूँ कि क्या वैल्यू 1 है मेरे पास, क्यों? क्योंकि या तो मैं इस पूरे को ले लेता या फिर मुझे लेफ़्ट और राइट में से किसी एक को लेना। अब सम मैंने 1 अगर बनाना तो मुझे पता है कि 1 मेरे पास यहाँ पे, तो मुझे लेफ़्ट पार्ट में आना पड़ेगा और मुझे लेफ़्ट पे ही बार बार जाना पड़ेगा इस 1 के लिए। ठीक है, सिमिलरली नेक्स्ट टाइम उसने कहा 8 बना, अब 8 यहाँ पे कहीं पे भी प्रेजेंट है नहीं, राइट? हमें स्टोर करने की ज़रूरत नहीं है इंक्वायरीज को, हम साथ साथ इनपुट लेके साथ साथ आउटपुट भी कर सकते हैं। ठीक है, ये सिर्फ इंडेक्स, यानी उनको इंडेक्स दे रहे हैं, नंबरिंग दे रहे हैं उन क्वेश्चंस को। सोल्यूशन क्या समझे? वही मैं वही बता रहा हूँ कि हम एक ही दफ़ा ये सारे रिजल्ट्स को हम स्टोर कर लेंगे कि मैं कौन कौन से सम बना सकता हूँ। तो ये सारे रिजल्ट मैंने स्टोर कर लेंगे और उसके बाद बस मैंने यही चीज़ देखनी कि क्या जो क्वेश्चन में उसने नंबर पूछा क्या वो किसी भी रिज़ल्ट में है या नहीं। ठीक है, तो मैंने बस वो रिज़ल्ट की एरे के अंदर मुझे फाइंड आउट करना है कि क्या जो उसने क्वेश्चन पूछा वो रिज़ल्ट के एरे में है जो पॉसिबल सम मैं बना सकता। अगर है तो आंसर यस, अदरवाइज आंसर। अब्दुलरहमान आपको समझ है? अच्छा, मैं एक दफ़ा रिपीट कर देता हूँ। देखो हम कर क्या सकते हैं, हमारे पास एक एरे है और इनिशियली हमारे पास जितने भी सारे नंबर्स, अब या तो मैं उस सारे नंबर्स ले सकता हूँ या मैं अपने एरे को स्प्लिट कर सकता हूँ 2 पार्ट्स में, लेफ़्ट और राइट पार्ट करना। ठीक है, अब लेफ़्ट पार्ट के अंदर कौन सी वैल्यूज़ होंगी जो मैक्सिमम और मिनिमम की जो मिड वैल्यू है। ठीक है, और वो वहाँ तक सारी वैल्यूज़ होगी या और राइट पार्ट के अंदर उससे बड़ी जितनी भी वैल्यूज़ है मिड से बड़ी, तो अब उनमें से कोई एक पार्ट लेना है। और इसी तरह मैं इसी स्टेप को हर एक के नहीं, जब तक मेरे पास 2 डिफरेंट नंबर्स हैं तब तक मैं यही पार्ट कर रिपीट करता हूँ यही चीज़। ठीक है,
इसकी इम्प्लीमेंटेशन आपको करके दिखाऊंगा या फिर आप लोग खुद कर लोगे? मैं अपनी पुरानी इम्प्लीमेंटेशन आप लोगों को दिखाता हूँ यहाँ पे। अब उसके अंदर बाय द वे मैंने भी आप लोगों की तरफ प्रीफिक्सम यूज़ किया हुआ, ठीक है। लेकिन फिर बात है कि यहाँ प्रीफिक्सम के बगैर भी आप उस चीज़ को कर सकते हो। अगर आप प्रीफिक्सम यूज़ करोगे तो टाइम कम्प्लेक्सिटी आपकी इम्प्रूव होती है। आपकी टाइम कम्प्लेक्सिटी स्टिल एन लॉग एन टाइम कम्प्लेक्सिटी रहेगी, क्योंकि अगर आप लेट्स सपोज प्रीफिक्सम यूज़ कर भी रहे हो, आपको ये चीज़ फाइंड आउट करने के लिए कि कौन सा यानी स्प्लिट कहाँ पे आ रहा है, या आपको उसके लिए फिर यानी बाइनरी सर्च करनी पड़ेगी। और आपके पास यानी क्योंकि एन नोड्स हो सकते हैं तो आपके पास यानी एन डिफरेंट बाइनरी सर्चेज आ जाएंगे। यानी ये मेरी पुरानी इम्प्लीमेंटेशन है, ठीक है। यहाँ पे वो टेस्ट केसेस हुए, फास्ट इनपुट और टेस्ट केसेस। अब यहाँ पे उसी पहले मैंने सॉर्ट कर लिया उनको सारे नंबर्स को, और अब मैं क्या कह रहा हूँ कि प्रीफिक्सम बना के और यहाँ पे मैं एक सेट के अंदर वो सारी वैल्यू स्टोर कर रहा हूँ, ठीक है। और बाद में मैं सेट के अंदर देखना, तो अगर मुझे वो नंबर सेट के अंदर मिल जाता है तो मैं यस, अदरवाइज। अब यहाँ पे वो सारी वैल्यूज़ को मैं जनरेट कर रहा हूँ, जितनी भी मेरे पास पॉसिबल वैल्यूज़ थी मैं वो सारी पॉसिबल वैल्यूज़ को जनरेट कर रहा हूँ यहाँ पे कैन फंक्शन पे, ये स्टार्ट वैल्यू और एंड वैल्यू। अब यहाँ पे सबसे पहले उनका जो सम है मेरे पास, मैं वो सारा ऐड कर दूँगा अपने सेट के अंदर, और अगर तो उसकी जो लेंथ है वो 1 है तो उसके इसके अंदर मैं रिटर्न कर दूँगा। और आई थिंक यहाँ पे सारे यूनिक नंबर आने चाहिए फिर। let me see. अगर साइज मेरे पास 1 हो तो उसके उसमें सिंपल रिटर्न, और अदरवाइज मैं मिड फाइंड आउट कर रहा हूँ, ठीक है। ई जो है वो इंक्लूडेड नहीं है, इसलिए मैं E-1 यहाँ पे कर रहा हूँ, ठीक है। और उसके बाद मैं अपर बाउंड के थ्रू बाइनरी सर्च यानी कर रहा हूँ फाइंड आउट करने के लिए कि जो मिड है वो कहाँ पे होगा, ठीक है। और उसके बाद फिर मैं यहाँ पे चेक कर रहा हूँ कि यहाँ पे मैं उसके इसको हैंडल कर रहा हूँ कि अगर आपको सारे ही जो है वो इक्वल है नंबर्स, तो उस केस के अंदर यानी क्या होगा मेरा आंसर। तो जब सारे इक्वल हो तो उस केस के अंदर सिंपल रिटर्न कर दो, मुझे आगे जाने की ज़रूरत है। अदरवाइज़ जो स्टार्ट से आई तक है वो नो, और जो आई से फिर यानी एंड तक है, ये आपके दो सेगमेंट्स बन जाएंगे, तो आप इनके ऊपर यानी कैसे कॉल करते हो। यूजुअली एरर्स वो काफ़ी यानी एक्सप्लेनेशन है, तो मेनली जो चीज़ देखने वाली होती है वो आप उसकी लाइन अपने कोड की देखो कि भाई वो इशू कहाँ पे किस लाइन पे है, और खुद ये चीज़ फिगर आउट करो कि इशू कहाँ पे आ रहा है। तो मोस्टली वो पैराग्राफ्स पढ़ने गए तो आपको फ़ायदा नहीं होता। अच्छा, पहले ये चीज़
बता दो कि आप लोग ये नहीं चीज़ समझ आए, फिर मैं रिकॉर्डिंग ऑफ करके चलो आउट ऑफ एनी टॉपिक क्वेश्चन हम आपके आंसर करते हैं। ये चीज़ समझ आ गई। और यहाँ पे भी हम सिंपल यानी यहाँ कुछ ना खुद ही क्वेश्चन के अंदर काइंड ऑफ डिवाइड एंड कंकर बनता होगा आपसे कि आप अपने एरिया को स्प्लिट करो और फिर उसके बाद सारी वैल्यूज आप गेट कर लो और एंड पे फिर बस आप चेक करो कि क्या ये वैल्यू पॉसिबल है ये। ठीक है, कोई क्वेश्चन हम चलिए प्रॉब्लम्स के लिंक जो प्रैक्टिस प्रॉब्लम मैं शेयर कर दूँगा, मैं रिकॉर्डिंग अब ऑफ कर दूँगा।